नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। और आज का हमारा ये वीडियो लेखपाल एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रामीण सामाजिक विकास पढ़ेंगे। एक आपका सेक्शन आएगा लेखपाल के एग्जाम में, ग्राम समाज एवं विकास। ये उसी का एक टॉपिक है, ग्रामीण सामाजिक विकास। बाकी आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता और सामान्य गणित के भी कुछ प्रश्न आएंगे। बाकी सारी चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी, लेकिन ग्राम समाज एवं विकास ये आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक है। तो आज हम ग्रामीण सामाजिक विकास पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज करके पूरा अपना ग्राम समाज एवं विकास का जो चैप्टर है वो कवर कर लेंगे। ये जो आपका लेक्चर होगा वो एमसीक्यूज बेसिस पे होगा, एमसीक्यूज होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब हमारे सारे टॉपिक्स एक बार कवर हो जाएंगे तो लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स करेंगे और वो प्रैक्टिस सेट्स हम लाइव करेंगे। तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए और जितने भी आपके दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी जो भी तैयारी कर रहा है लेखपाल मेंस के लिए, उनसे ये वीडियो शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर मेरे बताने से पहले बताते जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए किन क्षेत्रों में विकास आवश्यक है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी लगा सकते हैं। देखो, ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए किन क्षेत्रों में विकास आवश्यक है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पेयजल में, ये सभी। तो देखो, स्वास्थ्य में भी आवश्यक है, शिक्षा में भी आवश्यक है और पेयजल में भी आवश्यक है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सभी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आबादी वाले कुल गांवों की संख्या क्या है? मतलब कितने गांव आबादी वाले हैं भारत में? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में गांव की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में गांव की कुल संख्या है 6,40,930। ये कुल संख्या है गांव की। और अगर इसमें से आबादी वाले गांव की बात करें तो आबादी वाले गांव है आपके 5,97,464, 5,97,464। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है? रोजगार सृजन, यानी जो आप ग्रामीण समाज का विकास कर रहे हैं उसमें इनमें से कौन से ऑप्शंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? रोजगार सृजन, अगर रोजगार बढ़ेगा तो समाज का विकास होगा, बिल्कुल होगा। कृषि उत्पादन वृद्धि, अगर कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी फिर भी समाज का विकास होगा। संचार सुविधाओं का विकास, यानी अगर आप कम्युनिकेशन को और विकसित करेंगे तो भी ग्रामीण समाज का विकास होगा, यानी ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अफ्रीकन समाज कैसा समाज है? औद्योगिक समाज है, कृषक है, जनजातीय है या चारों? चारों तो हो नहीं सकता। तो जो अफ्रीकन समाज है ये कैसा समाज है? आपका जनजातीय समाज है। औद्योगिक समाज जैसे अमेरिका, अगर आपसे यूएसए या अमेरिका पूछ ले तो अमेरिका कैसा है? औद्योगिक समाज है। और कृषक समाज कौन है? भारत। तो इंडिया आपका क्या है? कृषक समाज है। तो इस तरीके से आप समाज को डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखो, जनजाति समाज एक पिछड़ा हुआ समाज होता है और इनका जो जीवन होता है वो बहुत ही सरल होता है, सीधा होता है, तो इस टाइप का होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जनजातीय समाज के संबंध में सही नहीं है? मतलब जनजातीय समाज इनमें से कैसा नहीं होता है? अभी मैंने आपको बताया कि इनका जीवन क्या होता है? सरल होता है। जीवन क्या होता है? समेकित होता है। समाज का आकार बड़ा नहीं होता। जनजातीय समाज का आकार क्या होता है? छोटा होता है, तो बड़ा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अविभेदीकृत भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनजातीय समाज की आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हम जनजातीय समाज की बात कर रहे हैं और जनजातीय समाज की आर्थिक संरचना की बात करते हैं।
तो इनमें से कौन सा गलत है? प्रकृति पर निर्भरता, हाँ जनजाति समाज है, इनकी निर्भरता प्रकृति पर होती है। लकड़ी के उपयोग से उपकरण बनाना, तो हाँ ये लकड़ी का उपयोग करके उपकरण बनाते हैं। व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करना, देखो अब ये जनजातीय समाज की विशेषता नहीं होगी, ये व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, तो आपका कुछ ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। जंगली अन्न पर निर्भरता भी होती है इनकी, यानी ये तो सही होता, यानी आप ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो देखो अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है और देश में लगभग 532 जनजातीय समूह पाए जाते हैं। 532 जिनका परसेंटेज कितना है? 8.6%। ठीक है, और अगर आप बात करें 2011 के सेंसस की, जो 2011 में सेंसस हुआ था, तो इसके अनुसार कुल आबादी जो थी वो कितनी थी? 10.42 करोड़ थी। 10.42 करोड़ थी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में जनजातीय समाज या अनुसूचित जनजातियों का अभाव पाया जाता है? मतलब कहाँ पर जनजातीय समाज नहीं है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या फिर गुजरात में? तो जनजातीय समाज नहीं है कहाँ? हरियाणा में। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात यहाँ पे जनजातीय समाज है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है महाराष्ट्र और उसके बाद कौन आता है? उड़ीसा। तो फर्स्ट पोजीशन पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे क्या है आपका? उड़ीसा है। चलो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कृषक एवं खेतीहर समाज निम्न में से किस व्यवसाय को करता है? कृषक या खेतीहर समाज अगर है तो वो किन किन व्यवसायों को कर सकता है? कृषि बिल्कुल करेगा, पशुपालन बिल्कुल करेगा, मत्स्य पालन ये भी करेगा, यानी ये तीनों कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सही है? अब अभी हमने जनजाति समाज की बात की थी, अब हम कृषक समाज की बात कर रहे हैं। तो कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना, तो क्या इनका जीवन सादगी पूर्ण होता है? होता है। परिवार की भूमिका होती है, बिल्कुल होती है। एकता की भावना होती है, एकता की भावना भी होती है, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कृषि समाज में परिवार की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? तो अभी हमने देखा कि परिवार की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका किस रूप में होती है ये देखते हैं। प्रजनन इकाई के रूप में, हाँ। बाल पोषण इकाई के रूप में, हाँ। आर्थिक इकाई के रूप में, ये भी सही है, यानी इसका भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पर्यवेक्षी कृषक वह होता है, यानी पर्यवेक्षी कृषक कौन होता है? आपसे पूछ रहा है। तो पर्यवेक्षी कृषक वो होता है जो श्रमिकों से काश्त करवाता है, अपनी भूमि पर श्रमिकों से काश्त जो करवाता है वो उसे पर्यवेक्षी कृषक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो कृषक समाज है इनमें 4 टाइप के भागीदार होती है, 4 टाइप में बांटा गया है। जैसे पहला भूस्वामी, जिसका खुद का जमीन होता है उसको भूस्वामी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका पर्यवेक्षी कृषक, उसके बाद आता है आपका कृषक काश्तकार और लास्ट कौन सा होता है? फसल भागीदार। तो ये 4 होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन औद्योगिक समाज के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन औद्योगिक समाज के संबंध में सही नहीं है? जटिल सामाजिक संरचना, औद्योगिक समाज की बात हो रही है। एकाकी परिवार, अनौपचारिक, देखो जटिल सामाजिक संरचना होती है, एकाकी परिवार भी होता है, एकल परिवार नहीं होता। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण ये नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। श्रम विभाजन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन ग्रामीण समाज के विकास व परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है? यानी ग्रामीण समाज में जो विकास हो रहा है, तो इनमें से कौन से ऑप्शंस उसको अभिव्यक्त करते हैं? जाति विशेष की प्रभुता में कमी। देखो पहले वहां ग्रामीण समाज की बात करें, अभी भी है कि किसी एक विशेष जाति को ये लोग बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं और दूसरी जाति को उनसे कम समझा जाता है। तो ये चीजें कम हो रही हैं, तो ये अभिव्यक्त करता है। परिवार के मूल कार्यों एवं आदर्शों में बदलाव हो रहा है। ऊंच नीच की भावना में भी क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से कौन से कार्य जमींदार के स्वभाव में निहित पाए जाते हैं? तो जमींदार के स्वभाव में कौन कौन से कार्य आते हैं? जमीन की देखभाल करना, हाँ करता है। श्रमिकों से काम करवाना, करवाता है। कम पारिश्रमिक देना, देखो ये भी क्या है? जमींदार का स्वभाव है, वो कम पारिश्रमिक देता है श्रमिकों को। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। समाज के ग्रामीण कारीगरों में से कौन लकड़ी के हल का निर्माण करता है? यानी लकड़ी का काम आपसे सिंपली पूछ रहा है कौन करता है। तो देखो लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जुलाहा, जुलाहा क्या करता है? कपड़े बुनने का काम करता है। इसका क्या काम है? कपड़ा बुनने का। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो मैं बर्तन लिख दे रही हूँ, ठीक है। और लोहार क्या करता है? ये लोहे का काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मिट्टी भी मैं लिख ही देती हूँ, नहीं तो चलो। तो ये हो गया आपके करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो गया? ए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ग्रामीण समाज में संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता? आभूषण, भूमि, मकान या फिर खेत। तो देखो ग्रामीण समाज में जो संपत्ति है, इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है चल संपत्ति और दूसरा कौन सा होता है? अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति जो है, इसमें आपका आता है भूमि, मकान, खेत, जमीन। ये सारी चीजें क्या होती हैं? अचल संपत्ति होती है। और चल संपत्ति में कौन आता है? आभूषण, बैल, मवेशी। ये सारी जो चीजें होती हैं वो किस में आ जाती हैं? आपकी चल संपत्ति में आ जाती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आभूषण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ग्रामीण समाज में संपत्ति का मुख्य आधार कौन सा पाया जाता है? उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों के पास संपत्ति या ये सभी। तो देखो ग्रामीण समाज में संपत्ति के ये तीनों ही आधार है। उत्तराधिकार भी है, विवाह भी है और महाजनों के पास की संपत्ति भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। उस सामाजिक स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है? तो इस स्थिति को गरीबी कहते हैं। गरीबी में ही व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकता है उनको भी पूरी नहीं कर पाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो देखो एक आपकी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी 27 रुपए प्रतिदिन। देखो एक आपकी तेंदुलकर कमेटी आई थी, तो इसके आधार पे ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए 20 पैसे और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए 30 पैसे। अगर कोई व्यक्ति इतना अर्जित कर लेता है तो वो क्या है? गरीबी रेखा से ऊपर है, मतलब वो गरीब नहीं है, ठीक है। तो ये तेंदुलकर कमेटी का था और ये तेंदुलकर कमेटी आपकी कब आई थी? 2011-12 की बात कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद एक आपकी दूसरी कमेटी आई, सी रंगराजन। तो जो सी रंगराजन कमेटी थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको बढ़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपए कर दिया और शहरी में कितना कर दिया? 47 रुपए कर दिया, ठीक है। सी रंगराजन कमेटी का ये है और ये तेंदुलकर कमेटी का है। आपके ऑप्शन में ये दोनों नहीं थे, आपके ऑप्शन में 27 था, तो आपने 27 लगा दिया, तो 27 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, सी रंगराजन वाली जो कमेटी थी इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 2014 में, कि अगर व्यक्ति इतना खर्च कर रहा है एक दिन में, 32 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में और 47 रुपए शहरी क्षेत्रों में, तो वो गरीब नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट की बात की जा रही जो 2014 में प्रस्तुत की गई थी। कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने 32 रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाता। ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान दें कि WHO के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो 1.90 डॉलर से कम हर दिन कम कमाता है या कम खर्च करता है, 1.90 डॉलर से कम अगर अपने जीवन पे एक दिन में लगा लेता है तो वो क्या है, गरीब। ठीक है, मतलब 1.90 से ज्यादा अगर प्रतिदिन आप कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है, 1.90 डॉलर है। ठीक है, चले 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमलाइन है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का क्या स्तर था, तो ये 20,000 रुपए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय किसके? फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, बिल्कुल इस पे आप वृक्षारोपण करें। नगरीय औद्योगिक संपदाओं पे, तो ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बी। बाकी सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ और निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार में रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? देखो ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो उस समय पर कुछ और डेटास थे, इस समय पे डेटास कुछ और है। उस समय पर 85% था। ठीक है, तो इस समय 2015 में 85% था, लेकिन 2015 में आपकी उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी। उज्ज्वला योजना की वजह से बहुत सारा बदलाव आया, तो करंट डेटा क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? ये भी चकबंदी लेखपाल 2015 का क्वेश्चन था, और उस समय 1% पे बनाया जाता था, क्योंकि जो मिट्टी का तेल होता है ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। अभी मिट्टी का तेल बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, तो उस टाइम 1% था, अभी बैन हो चुका है। अगला देखते हैं भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? तो ये भी 2015 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2015 की बात की जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग 56%। उस टाइम कितना था? 56% था, और अगर अभी आप 2020 की बात करें तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग कितना है? 90%। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य है, तो 2015 की बात कर रहा है फिर से, तो 2015 में खुदरा बाजार मूल्य था 28 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर। ठीक है, और 2020 में ये बढ़कर कितना हो गया था? ये कुछ 48 रुपए के आसपास हो गया था। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? वापस से ये 2015 का क्वेश्चन है, तो अगर 2015 के हिसाब से देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता? क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी 44%। अगला क्वेश्चन नंबर 30। वित्तीय समावेशन शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो वित्तीय समावेशन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 2005-06 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्न में कौन कार्य कर रहे हैं? वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है, कौन कौन कार्य कर रहा है? स्वयं सहायता ग्रुप, बिल्कुल राज्य सरकार के वित्तीय संगठन भी कर रहे हैं, और व्यवसाय प्रतिनिधि भी कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा।
तो ये आपके कुछ 31 क्वेश्चंस थे हमारे इस टॉपिक के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching the video. Keep watching and all the very best.